नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। दरअसल इस विषय के बारे में आज हम आपको तफसील से जानकारी देंगे, डिटेल में बताएंगे। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए, कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ और सीनियर अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो परमानंद पांडे जी आपको बहुत विस्तार से इस विषय के बारे में समझाएंगे, आपको जानकारी देंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, अपना सवाल हमसे पूछिए और परमानंद पांडे जी आपके साथ मौजूद है जो आपको हर सवाल का जवाब देंगे कानून से रिलेटेड। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है और अगर आप चाहते हैं इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा क्या है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, लेकिन क्या इसकी कानूनी भाषा है? देखिए नेहा जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब ये है कि जो आदमी जैसे ठेके पर काम कर रहा हो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर। हमको बहुत सारे ऐसे काम कराने पड़ते हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो तो उसमें क्या है कि आप किसी आदमी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रख सकते हैं। 6 महीने 8 महीने के लिए आपका काम है तो आप क्या करेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख लेंगे। या बहुत ऐसी जगहें होती हैं जिन पर कि अब आप कर दिया गया है कि वहाँ पर वो काम करते हैं और उनको वेतन ठीक से मिलता है और उस पर ध्यान दें। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का खास तौर पर मतलब ये होता है कि उन मजदूरों के हितों की रक्षा करना जिनका बहुत अधिक शोषण हो रहा हो और उनके काम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी मजदूर को 8 घंटे काम करना चाहिए और आप उससे 12 घंटे या 14 घंटे काम करा रहे हैं, तो ये शोषण है और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के खिलाफ है। ये इसका पूरी तरह से ध्यान। तो इस एक्ट का मतलब ये, इसका मतलब यही है कि आप मजदूरों के शोषण को किसी तरह से रोकें और उनको पूरा वेतन दें। उनका जितना वो काम कर रहे हैं उसके अनुसार उनको भुगतान किया जाए, उस भुगतान में कोई कमी न की जाए। यही इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से। अब एक चीज और इसमें खास तौर पर एक लाइन में और बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है 1970 में आया था, लेकिन अभी जो बना है अब OSH बन गया है। उसको कहते हैं कि जो ऐसा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और ये जो काम करने के क्षमते हों उनको OSH कोड कहा जाता है। इसमें कई नियमों को समावेशित कर लिया गया है और इस OSH के तहत अब जो है उसको गाइडेंस मिलता है कि किस ढंग से कोई काम ले सकता है, किस ढंग से काम करा सकता है। ये उसके नियम हो गया है। जी, ठीक है। सही बताइए कि इसका मकसद क्या था, क्या इसका उद्देश्य था? हालांकि आपने कुछ चीजें अभी स्पष्ट की है, लेकिन और डिटेल में सर बताएं। जी, आपने ठीक ही कहा कि मैंने एक संकेत दिया था कि इसका उद्देश्य है। वास्तव में यह है कि इसका उद्देश्य यही है कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए, उनका शोषण बंद किया जाए, उनके ऐसी स्थिति न आने पाए कि आप ज्यादा काम कराएं और कम वेतन दें, कम पैसा दें। इसी नाते इसके बारे में कहा गया है कि यह आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को रखें। जैसे हमको क्या कहें कि हम क्या करेंगे, जैसे किसी ने ईंट भट्टा का काम शुरू कर दिया है, ईंट भट्टे पर तो कतई ऐसे व्यक्तियों को नहीं रख सकते हैं कि जो लगातार वहां पर लगे रहें, क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे जैसे मान लीजिए कंपनियों में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे प्लम्बर को रखना हुआ, जैसे इलेक्ट्रीशियन को रखना हुआ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें तो आप निश्चित तौर पर रख सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनियां होती हैं तो उनमें आप
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट रखते हैं। बड़ी कंपनियों में भी आजकल रिवाज ये चल पड़ा है कि अगर उनके यहाँ ज्यादा वर्कर हैं तो वो खुद एम्प्लॉय नहीं होते, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे करके वो करते हैं कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उन एम्प्लॉयज को रखते हैं और उनको आप भुगतान करते हैं। जैसे आप 25,000 या 50,000 रुपए प्रति एम्प्लॉय को देने का वादा करके, तो उसमें 500 रुपए या 1,000 रुपया वो कॉन्ट्रैक्टर भी ले लेता है, कहता है कि हम आपकी सारी व्यवस्था करते हैं, सारी उनकी छुट्टियों और उनका हिसाब किताब रखते हैं, इस नाते हमको इतना दिया जाना चाहिए। वो भी किसी आदमी को वहां पर लगा के काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जी ठीक है। ओवर टाइम और सैलरी पर क्या नियम रहते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ओवर टाइम और सैलरी पर क्या बात है। देखिए, सैलरी का मतलब तो ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत आपको उतना ही तनख्वाह देना पड़ेगा जितना कि दूसरे एम्प्लॉइज को आप देते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उतना नहीं देते और कहते हैं कम कर देते हैं। लेकिन ओवर टाइम के मामले में ये है कि पहले तो ये 9 घंटे की ड्यूटी होती थी। अब जो OSH कोड आ गया है उसके में केवल 8 घंटे प्रतिदिन आप किसी से ले सकते हैं और सप्ताह में 48 घंटे ड्यूटी ले सकते हैं जी। अब इसके बाद जो ड्यूटी कोई करेगा उसको, उस व्यक्ति को जितना उसका वेतन है उसके वेतन का दुगना भुगतान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपया प्रति घंटा मिलता है, तो 48 घंटे हफ्ते के बाद मैं जितने घंटे काम करूंगा उसमें 100 के बदले 200 रुपया मुझे मिलने लगेगा। ये ओवर टाइम और सैलरी का नियम है कि ओवर टाइम आप ज्यादा नहीं करा सकते हैं, ज्यादा कराएंगे तो आपको उसका पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसका दंड भुगतना पड़ेगा, उसका फाइन देना पड़ेगा, और नहीं तो आप 48 घंटे के बाद कितना रिकॉर्ड बना के देखिए, इतना हम उनसे काम कराते हैं और उसका दुगना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सर ये बताइए कि अगर कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शोषण करता है तो वो क्या करे? देखिए, ये एक ऐसी बात आपने उठाया ना कि कोई ठेकेदार किसी कर्मचारी का शोषण करता है तो वो क्या करे। ये आए दिन होता रहता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, लगातार ये दिन का ये एक प्रक्रिया चल पड़ी है कि ऐसा लोग करते हैं। जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे आपके यहाँ, और सिक्योरिटी गार्ड्स में मान लीजिए कोई आदमी के 10 आदमी काम करने का उसको सैलरी आप दे रहे हैं 20,000 या 25,000 रुपए, उसमें क्या करते हैं कि वो कम करा देते हैं और कहते हैं कि उसका शोषण कर। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि देखिए, यूनियनाइज होइए, आप संघ बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए, और फिर जाकर के अकेले में कोई अगर लड़ाई लड़ेगा तो लड़ाई लड़ेगा, मालिक जो है उसको बाहर कर देगा और कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा। हालांकि कई लोग अकेले भी जाते हैं और इसमें कानूनी राय लेकर के रिकंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर ऑफिसर के पास अपनी कंप्लेन करते हैं कि मुझसे इसने इतना काम कराया है, लिहाजा इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और लेबर ऑफिस में जाएंगे तो लेबर ऑफिस जाहिर है कि उनके उसका संज्ञान लेते। लेकिन आजकल की स्थिति आ गई है कि हर प्रदेश के लेबर ऑफिस में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि वो मालिकों से ही, ठेकेदारों से ही पैसा लेकर के वो कर्मचारियों के खिलाफ ही कोई न कोई निर्णय दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप यूनियनाइज होइए। संगठन कहते हैं कि अगर आपके पास 100 मजदूर हैं, 200 मजदूर हैं या 500 मजदूर हैं, आप एक मजदूर के शोषण होने पर आप उस संघ में ही इस मसले को उठाइए और संघ ही इस मसले को उठाएगा, तो मालिक भी इस चीज को सुनेगा और ये ऑफिसर भी, लेबर ऑफिसर भी इस चीज को सुनेगा। अन्यथा कई बार ये होती है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह से हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाती है। सबसे जरूरी चीज है कि आपकी जागरूकता होनी चाहिए। सबसे इससे भी जरूरी चीज है कि आप यूनाइटेड हों। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल जैसे कहा जाता है ना, कि अगर आप एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मालिक को वही तनख्वाह देनी पड़ेगी जो कानून सम्मत है। जी ठीक है। ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंसिंग से जुड़े हुए क्या नियम कायदे रहते हैं? देखिए, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का सवाल होता था, पहले जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 के तहत, तो आप कई कॉन्ट्रैक्ट के जितने, मान लीजिए जिस इंडस्ट्री में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करते हैं, उन इंडस्ट्रीज के साथ आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करना। जब से ये OSH आ गया है,
ये OSH आने के बाद ही आपको केवल एक खिड़की पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उस रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको हर जगह कोई भी लेबर सप्लाई करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि पहले ये था कि 20 वर्कर तक के लिए आपको जरूरी होता था कि 20 वर्कर पर आप रजिस्ट्रेशन, अब ये स्थिति आ गई है कि 50 वर्कर तक के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 50 वर्कर तक आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन सारे नियमों का पालन करते हैं। लेकिन नियमों का पालन करने की जहां तक बात आती है, अगर किसी संस्थान में 10 वर्कर भी काम करते हैं तो उनका पूरी तरह से नियमों का पालन करना ही होगा, और अगर नहीं करते हैं तो उन पर दंड दिया जाएगा, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अब पांडे जी बताइए, यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसे समझाएं। और यहाँ पर क्या पेनल्टी का भी प्रावधान रहता है क्या? देखिए, आप नेहा जी ये सवाल उठा रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे आ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं 20 मुकदमे इस पर आ चुके हैं। और अभी तो देखिए 8-7 हजार एम्प्लॉइज हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं। वो इस चीज को मांग कर रहे हैं कि हमको चूंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमको भर्ती नहीं किया गया है किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार के तहत, इस नाते हमको डायरेक्ट एम्प्लॉय मान लिया जाए, हमको सीधे उनके मान लिया जाए। अब ये सवाल इस चीज को आता है कि आप कहते हैं कि मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हम रजिस्टर्ड ठेकेदार के थ्रू नहीं गए, तो नियमता तो यही होना चाहिए कि हमको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के मान लिया जाना चाहिए कि हम उसी व्यक्ति के एम्प्लॉय हैं जिसने हमको नौकरी पर रखा है, ले आकर के रख दिया। लेकिन होता क्या है कि कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ऐसे लोगों का, और हम ए से कहते हैं कि बी के पास काम है, तो ए जाता है XYZ के पास, वो लेके आता है, कहता मैं आपका काम करा दूंगा, और आपके काम कराने के लिए वो अपने मजदूरों को ले आकर के आपका काम करा देता है। ऐसी स्थिति में अब वो आप कहने लगे कि मैं आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय हूँ, तो वहां पर भी कई बार ये स्थिति आ जाती है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, आप उसको प्रूव करने के लिए फिर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है कि नहीं मिला है, या कोई और बात हुई है कि नहीं मिली है, आपको कितना वेतन मिलता है, PF आपका कटता है कि नहीं करता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। और अगर नहीं है तो शायद ये इतना कहना आसान है कि हमको डायरेक्ट एम्प्लॉय मान लिया जाए, जो कि नियमता होना भी चाहिए, लेकिन वो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय इसलिए नहीं मान लिए जाएंगे क्योंकि न आपका PF कटा है, न आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है कोई, ना आपको ऐसा है कि छुट्टियों के बारे में बताया गया है, न किस दिन आपका वीकली ऑफ होगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, इस नाते वो कई बार नहीं हो पाता है वो सब में। लेकिन होना तो यही चाहिए कि अगर हमको ठेकेदार के माध्यम से जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो उसके हमको कंपनी में रखा जाता है तो हम उसको मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉय माना जाना चाहिए। लेकिन कंपनी की बात आप भी कह रहे हैं कि उसके पास मान लीजिए और उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका भी लाइसेंस उसको भी नहीं मिला है, तो वो उसके सामने कुल मिला के स्थिति ये है कि दोनों तरफ का मामला ऐसा बना दिया गया है कि हाथ पांच के उस मामले में वर्कर बेचारा फंसता है, और जब वो मांग करता है तो वो कहते हैं कि नहीं आपके पास ये नहीं है, और जब आप लेबर ऑफिसर के पास जाते हैं तो तमाम प्रमाण के अभाव में आपका काम जो है नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में नियमता तो होना चाहिए कि उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय मान लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जी जी जी, ठीक है। ये बताइए कि भर्ती और छंटनी को लेकर क्या मौजूदा कानून है? भर्ती और छंटनी का लेकर के जैसे अपॉइंटमेंट और रिट्रेंचमेंट का नियम है कि आपके पास मान लीजिए हमने कहीं काम किया है तो हमको भर्ती के लिए आप इसको ठेकेदार को बताएंगे कि मुझे 50 या 100 वर्कर की जरूरत है। अब वो 100 वर्कर किस काम के लिए, वो सब चीजों के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इतने इतने वर्कर हमको देना चाहिए। तो आप उसके पास देंगे, अपनी शर्तों को देंगे कि आप हमको देना, तो आपके पास वो ठेकेदार आएगा और ठेकेदार कहेगा कि देखिए इन शर्तों पर हम काम आपके यहाँ कर सकते हैं और करा सकते हैं और इतना वेतन होगा इस चीज को। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर की शर्त हुई। कई बार ऐसा है
जैसे आप में देखिए कि बोर्ड बना हुआ है, पूर्व सैनिकों का बोर्ड बना हुआ है। वो अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे सैनिक जो है वो भर्ती हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो 4 साल की नौकरी के बाद हटा दिए जा रहे हैं, उनको भर्ती कर दिया जा रहा है। तो भर्ती करने के बाद वो कहीं न कहीं गार्ड की नौकरी, किसी तरह की नौकरी पर जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि देखिए अब आपको इतना वेतन दिया जाएगा। तो उसमें कई बार नियोक्ता जो है, नियोक्ता का अपर हैंड होता है कि हम आप इतना पाते रहे हैं, आपको हम इतना वेतन दे सकते हैं और आपका पीएफ कटेगा, इन सारी चीजों को आपको पूरा किया जाएगा। तो वहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि आपका वर्किंग कंडीशंस में क्या रखा है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी वर्कर को रखा गया, वहां पर उसके टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं हुई, गर्मी में मर रहा है, कोई पंखे की जरूरत नहीं है, नहीं रखा गया, सर्दी में परेशान हो रहा है, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा गया है। और उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ वर्कर का शोषण न होने पाए, वर्कर को ध्यान में रखा जाए और वहीं पर नियोक्ता के लिए भी रखा जाता है ये कंडीशन कि आप अगर इन चीजों को नहीं पूरी कर पाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रखने का कोई अधिकार नहीं है। जी सर, बताइए कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है और इससे क्या कामगारों को नुकसान होगा? ये देखिए, मैं पहले ही बता चुका था कि संख्या ये 20 से बढ़ा के अब 50 कर दी गई। हाँ। इसमें कामगारों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, कामगार तो ज्यों का त्यों रहेंगे, उनको मिलेगा। लेकिन इसमें एक नियोक्ता को फायदा ये मिल जाएगा कि पहले ये था कि अगर वो 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो उनको वहां पर हटाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी लेबर डिपार्टमेंट में जाकर। अब उस परमिशन की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी 50 कर्मचारियों तक के लिए। 50 कर्मचारियों तक का वहां करना पड़ेगा, 50 के ऊपर होंगे तो वो उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हर राज्य में थोड़ा थोड़ा नियम में परिवर्तन होता है, हर राज्य में कुछ न कुछ चीजें रखी गई हैं, लेकिन सेंट्रल एक्ट जो है कहा गया है, जो ये सेंट्रल एक्ट के तहत अब आपको 50 कर्मचारी रखने का अधिकार है और 50 कर्मचारियों में आपको उन नियमों का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। तो शोषण के लिए आपने ये उनको देखिए कि इतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, इससे मिनिमम वेजेस को आपको लागू करना पड़ेगा, इससे कम वेजेस आप नहीं दे सकते हैं। ये तो इस चीज को रखिए, आपको इतनी छुट्टी देनी पड़ेगी, आपको इतनी बहाली करनी पड़ेगी, ये कम से कम ये चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो इस नाते कोई वर्कर्स को इतना तो नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि वो उनके लिए ठीक ही रहेगा। सबसे जरूरी चीज है कि वह उनको किस तरह से आप अपनी बात को उनके पास रख सकते हैं और रख करके कानून का प्रावधान बता सकते हैं, तभी होगा, नहीं तो अन्यथा तो शोषण चलता रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।